Hello everyone. In previous classes, we were discussing on 9th chapter of BST Financial Management, in which we have covered the meaning of business finance, financial management, importance, and also we were discussing on financial decision, in which we have covered investment decision. In today's class, we will consider financing decision. Financing decision relates to how to raise fund and व्हाट विल बी देयर कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या हो गया, हम किसका पार्ट पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन का। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर इंक्लूड है मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन में कि मैं जो फंड लेके आ रहा हूँ वो मिनिमम कॉस्ट के साथ मैं कैसे उसको मोबिलाइज करूँ, कैसे उसको रेज करूँ, तो वही मेरा क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन। द डिसीजन अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड, कितना हमने रेज किया है फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर स्टडी अंडर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हमारे को किसको कंसिडर करना है, हमारे केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज को। क्यों? क्योंकि हम जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक टॉपिक आएगा उसके अंदर शॉर्ट टर्म को कंसिडर कर लेंगे। तो फाइनेंशियल डिसीजन सीधे से रिलेट किससे होगा, मेरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज को, कि लॉन्ग टर्म से मनी कहाँ से कैसे आ सकती है। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन वेरी अवेलेबल सोर्सेज, जो अवेलेबल सोर्सेज है हमारे को उनको आइडेंटिफाई करना है हमारे को। द मेन सोर्स फंड फर्म और शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड फंड, दो तरह के फंड होंगे हमारे। शेयर होल्डर फंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विटी फंड, और एक हो सकता है बोरोड फंड जिसको बोल सकते हैं हम लोग डेब्ट फंड। इक्विटी फंड जनरली इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं हमारे। इसके अलावा हम लोग जो रिटेन अर्निंग लेके चलते हैं, डिविडेंड के अलावा प्रॉफिट का जो पार्टीशन बच गया वो अल्टीमेटली किससे बिलोंग करता है, हमारे शेयर होल्डर से, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। कुछ एक टाइम प्रेफरेंस शेयर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं और कुछ एक केसेस में इसको बोरोड फंड में इंक्लूड करते हैं। और क्या हो गया बोरोड फंड में या फिर डेब्ट फंड में, वो हो सकते हैं हमारे कोई बैंक लोन हो सकता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो सकता है, हमारे डिबेंचर्स हो सकते हैं जिस पर अल्टीमेटली मेरे को क्या पे आउट करना है, मेरा इंटरेस्ट। जहाँ इंटरेस्ट पे आउट करना है वो मैंने क्या बोलते हैं, मेरा बोरोड फंड या फिर डेब्ट फंड। अब दोनों में एक बहुत मेजर इफेक्ट है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी फंड होल्डर जो होंगे हमारे, वो सीधे सीधे क्या है, हमारी कंपनी के ऑनर्स है, और हमारे को क्या है, अल्टीमेटली इन्हीं को बेनिफिट देना है। बट देखा जाए जो एक कंट्रोलिंग पावर थी, जितने ज़्यादा हम लोग यहाँ से मनी लेके आएंगे उतने ज़्यादा हमारे शेयर होल्डिंग इंक्रीज होंगे। जितनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज होगी उतनी कंट्रोलिंग पावर क्या है, डैमेज होगी। तो यहाँ ये हमारा बेनिफिट भी है कि इनको इंटरेस्ट पे आउट नहीं करना पड़ता, इनका बर्डन नहीं रहता, जब प्रॉफिट होगा तो ही इनको पेमेंट करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, इनके हाथ में कंट्रोलिंग पावर जाती है, जितनी ज़्यादा कंट्रोल पावर जाएगी उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा। सेकंड मैंने बोला बोरोड फंड डेब्ट फंड, ठीक है कि ये कहीं इंटरफेयर नहीं करते हमारे मैटर में, तो हमारे को क्या है, कंट्रोलिंग पावर क्या है, जो ऑलरेडी थे उनके हाथ में ही रहेगी। बट यहाँ पर क्या है, हमारे को ईयरली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट का बर्डन पड़ना है, जो हमारे को कंपलसरी पे आउट करना ही है। इसके अलावा एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है इनका, कि उस मैच्योरिटी पीरियड में इनको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा क्या है कि जो रेपुटेशन है वो मार्केट में खत्म होने वाली है। ठीक है, सबके अपने अपने बेनिफिट और सबके अपने अपने लॉसेज है, तो उन सभी पॉइंट्स को हमारे क्या कंसिडर करना है। 2 पॉइंट्स देख लिया हमने, बोरोड फंड और इक्विटी फंड। शेयर होल्डर फंड, द शेयर होल्डर फंड जो इक्विटी से रिलेटेड है, सीधा सीधा इक्विटी कैपिटल, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड कर लिया हमने और रिटेन अर्निंग को इंक्लूड कर लिया। बोरोड फंड की बात करें, डेब्ट फंड को कंसिडर करें, तो उसमें क्या आता है, थ्रू डिबेंचर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ डेब्ट्स, और जो डेब्ट्स वगैरह बचा है वो अदर हमारे आगे। इफ फर्म हैज टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ फंड टू बी रेज्ड फ्रॉम दीदर सोर्सेज, जब भी हम कंसिडर करेंगे तो दोनों को कंसिडर करने चलना है, एक कॉम्बिनेशन वगैरह कंसिडर करके चलना है। बेस्ड ऑन देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू पेड रिगार्डलेस, एक रिगार्डलेस हमारे जो इंटरेस्ट का बर्डन हमारे पड़ने वाला है, वेदर नॉट ए फर्म हैज अर्न ए प्रॉफिट, जैसे हमारे को प्रॉफिट हो या नहीं हो, हमारे को कंपलसरी क्या है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ? बोरोड फंड में। लाइकवाइज द बोरोड फंड हैव टू रिपेड ए फिक्स टाइम पीरियड, मेच्योरिटी फिक्स है, उस टाइम पीरियड में हमारा पेमेंट करना है। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नॉन एज फाइनेंशियल रिस्क,
अगर हम लोग टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते, एक रेपुटेशन पे इफेक्ट आएगा। जो रेपुटेशन पे इफेक्ट आएगा वो मेरी क्या हो सकती है, फाइनेंशियल रिस्क। क्यों? क्योंकि कहाँ किससे रिलेटेड, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट, या अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारी इमेज डैमेज होगी, गुडविल डैमेज होगी। जो गुडविल पे इम्पैक्ट आएगा, या टाइमली हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, मेरी फाइनेंशियल रिस्क है। ये छोटे छोटे पॉइंट कंसिडर करने चलना, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क। जहां मैं टाइमली पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मेरी रेपुटेशन पे इफेक्ट आएगा, विच हैज टू बी कंसिडर इफ आई एम लाइकली टू हैव इनसफिशिएंट शेयर होल्डर टू मेक दिस फिक्स्ड पेमेंट। अगर हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं। शेयर होल्डर फंड ऑन अदर हैंड इन्वॉल्व टू कमिटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटर्न। शेयर होल्डर फंड में सबसे बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पर हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है कि हमारे को पेमेंट देना पड़ेगा रिटर्न का ऑन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर ना डिविडेंड का कन्फर्मेशन है, कमिटमेंट है, ना कैपिटल का है कि इतने टाइम पीरियड में हम आपको पेमेंट कर देंगे। ए फर्म देयरफॉर नीड टू हैव ए जुडिशियल मिक्स ऑफ बोथ। इसलिए हमारे को क्या है, दोनों कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, डेब्ट एंड इक्विटी का, जहां हमारी कॉस्ट अल्टीमेटली कम हो, रिस्क कम हो। विच हैव मेड डेब्ट इक्विटी प्रेफरेंस और कैपिटल, या फिर रिटर्न अर्निंग, 4 to 5 थिंग्स का कॉम्बिनेशन लेके चलना है हमारे को। द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइनेंस हैज टू बी एस्टिमेटेड। हर कॉस्ट की, हाँ, हर मेरे को जो भी फाइनेंस के सोर्सेज है उनकी कॉस्ट को एस्टिमेट करना पड़ेगा। सम सोर्सेस में भी चीपर, कुछ सोर्स हमारे चीपर हो सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे डिबेंचर्स है या बैंक लोन्स है, वो चीपर है। अदर के एग्जांपल में एग्जांपल दे रखा है, डेब्ट इज कंसिडर्ड टू बी चीपेस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज। अगर हम डेब्ट की बात करके चले, या फिर जो भी लोन वगैरह लेके आते छोटे मोटे, उनकी कॉस्ट क्या है, हमारी चीपर रहती है। टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट मेक इट स्टिल चीपर। दूसरा चीपर होने रीजन क्या है, हमारे को जो इनकम टैक्स वगैरह है उनमें भी इनका बेनिफिट मिलने वाला है। बट एशोस रिस्क टू आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच सोर्सेज। लेकिन इसके साथ रिस्क भी क्या है, डिफरेंट है। नेसेसिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, लेकिन यहाँ हमारे को कॉस्ट तो मिनिमम थी, लेकिन इंटरेस्ट का बर्डन हमारे पर अल्टीमेटली पड़ने वाला है। हमारा कंपलसरी इंटरेस्ट का पेमेंट को करना पड़ेगा, चाहे हमारे पे इनकम हो, अदरवाइज नो। रिडीम प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एक मैच्योरिटी पे पेमेंट करना पड़ेगा, अगर जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटी हो या ना हो। हमने 100 करोड़ का फंड जनरेट कर लिया, हमारे प्रोजेक्ट में कैश फ्लो नहीं हो रहा, एक 5 ईयर्स का हमने टाइम पीरियड लिया था, 5 ईयर्स के बाद इनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे लिए अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट होने वाली है कि 100 रुपीज़ कहाँ से जनरेट करेंगे, कहाँ से इनको पेमेंट करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट का बर्डन भी है और हमारे प्रिंसिपल अमाउंट का बर्डन भी रहना है, बट सोर्स क्या है, ये चीपर है। Therefore, no such compulsion to pay any dividend on equity। और उसके कंपेरेटिव इक्विटी शेयर्स को हम लोग कंसिडर करें तो ना कोई मैच्योरिटी पीरियड है, ना कोई डिविडेंड का कंपल्शन है, कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो इट मीन्स आपको पे आउट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। दस देयर इज सम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन डेब्ट फाइनेंसिंग। इसलिए हमने देखा फाइनेंशियल रिस्क क्या है डेब्ट फाइनेंसिंग में। द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क की बात करें, डिपेंड अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन टोटल कैपिटल। जितना ज़्यादा डेब्ट कैपिटल इंक्रीज करोगे उतनी ज़्यादा हमारे पर बर्डन बढ़ेगा, जितना बर्डन बढ़ेगा अल्टीमेटली उतनी हमारी क्या है, रिस्क इंक्रीज होने वाली है। द फंड राइजिंग एक्सरसाइज आल्सो कॉस्ट समथिंग, ठीक है, हर चीज़ की कॉस्ट कंसिडर करने हमने। दिस कॉस्ट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। ये छोटा सा क्वेश्चन जहाँ कंसिडर करना, व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। एक जो अब तक कॉस्ट कंसिडर की वो हमारे को जो पेमेंट करके चलना है, इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो कॉस्ट थी। बट फ्लोटेशन कॉस्ट हमारी क्या हो सकती है, किसी फंड को रेज करने के लिए लगने वाली कॉस्ट। जस्ट लाइक मैं इक्विटी से मनी रेज करता हूँ तो मेरे को कुछ बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, अंडरराइटर अपॉइंट करने पड़ेंगे, बहुत सारी पेपर फॉर्मेलिटी होगी, तो वो मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट है। बैंक में जाता हूँ तो बैंक का छोटा मोटा जो कमीशन है, पेपर फाइल है, वो मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट है। डिबेंचर्स में वैसे ही हमारे इक्विटी शेयर्स की तरह जो कॉस्ट लगी है वो, ये अल्टीमेटली उस फंड को रेज करने के लिए जो मैं एक कॉस्ट लेके आया हूँ, जो एक्सपेंसेस करके चला हूँ, वो एक्सपेंसेस ही मेरे क्या है यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट। It also must be considered while evaluating different sources. Financial decision is concerned with the decision about how much to be raised. कितना हमारे को रेज करना है। This decision determine overall cost of capital and financial risk of enterprises। तो हमारे को क्या है, cost of capital overall और financial risk इन दोनों को consider करके चलना है हमारे किस में, डिसीजन
फाइनेंसिंग डिसीजन में। अब ये तो हमने देख लिया कि फाइनेंशियल डिसीजन लेके चलना है कि फंड कहाँ से आएगा, एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, जैसे हम डेब्ट फंड ले, बोरो फंड ले, अदरवाइज इक्विटी फंड ले, एक कॉम्बिनेशन लेके चलना है। अब उस कॉम्बिनेशन को कंसिडर करते टाइम किन किन पॉइंट्स को हमारे कंसिडर करने पड़ेगा, वो कौन से फैक्टर है जो मेरे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन पे इफेक्ट डालेंगे, जो मेरे को कंसिडर करके चलना है। यहाँ हमारे को ये अभी हम लोग ये पॉइंट है इसको आगे कंसिडर करने वाले हैं। ये आ गया हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या आएगा? द फाइनेंशियल डिसीजन आर अफेक्टेड वेरियस फैक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? कॉस्ट, दो तरीके कॉस्ट है, एक कॉस्ट जो मेरे पे आउट करनी है, और आगे फ्लोटेशन कॉस्ट जो मेरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस है। कॉस्ट क्या है? रेजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। हर चीज़ की क्या है? कॉस्ट डिफरेंट है। ए प्रूडेंट फाइनेंशियल मेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर सोर्स विच इज चीपेस्ट। हमारे को कौन सी चीज़ कंसीडर करनी है जो हमारे को चीपेस्ट हो। रिस्क रिस्क ऐसे विद ईच सोर्स इज डिफरेंट कि अभी जो बर्डन वाला पार्टीशन देखा था कि हमारे एक फाइनेंस पे कितना बर्डन पड़ने वाला है, वो हमारी रिस्क है। अब यहाँ आ गई मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट। हायर द फ्लोटेशन और लेस अट्रैक्टिव द सोर्स। ठीक है, अगर मैं बैंक से लोन लेके आता हूँ तो बैंक लोन लेने में मेरी क्या है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता। बट मैंने इक्विटी से या फिर डिबेंचर से मनी रेज की है तो अल्टीमेटली देख के चलना 2 to 3% मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट बैठती है। ठीक है, तो वहाँ वो क्या है, लेस इफेक्टिव रहता है, टाइम पीरियड भी पूरा लगना है, तो मेरी क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट मेरे को कंसिडर करके चलनी है। आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट नेक्स्ट आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो हम लोग देख लिया कि हम लोग मनी जो लेके आ रहे हैं उसमें कितनी जल्दी कैश फ्री होने वाला है। ए स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन में डेब्ट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। इक्विटी में जल्दी से हमारे को कैश पेमेंट नहीं करना, पर डेब्ट में मेरे को क्या है, पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैश आउटफ्लो कंसिडर कर चलना तो कितनी जल्दी वहाँ से जाएगा। कैश फ्लो आउट जो आउटफ्लो है, एक्सेस है, तो मेरे को बर्डन पड़ेगा कि मेरे को अब कैश कहाँ से आने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है तो अल्टीमेटली देखना पड़ेगा कैश कहाँ से आएगा, तो वो बर्डन भी देख के चलना कि किसको कितनी जल्दी कैश का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट। वही एक प्रोजेक्ट को लाने में या फिर उससे रिलेटेड कितनी है मेरी ऑपरेशन कॉस्ट है, बैठने वाली डे टू डे एक्टिविटी में कितना लगने वाला है। वे बिजनेस हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे बिल्डिंग रेंट हो, ठीक है, या इंश्योरेंस प्रीमियम हो, सैलरीज हो, इट मस्ट रिड्यूस फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो अल्टीमेटली क्या है, मेरी फाइनेंसिंग कॉस्ट को क्या है, रिड्यूस करता है। लोअर डेब्ट फाइनेंसिंग इज बेटर। इस केसेस में क्या है, मैं लोअर फाइनेंस को बेटर मानता हूँ। सीधे सीधे में देखे, अगर मैंने बोला कि मेरे प्रोजेक्ट में जो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, डे टू डे एक्टिविटी में एक्सपेंसेस जो लगने वाले वो हायर है, उनका ऑलरेडी मेरे पे बर्डन पड़ रहा है, बट उसी केसेस में मैं डेप्ट से मनी और रेज कर लेता हूँ तो उसका बर्डन भी मेरे पे अल्टीमेटली पड़ेगा। तो उस केसेस में मैं क्या है, डेप्ट को इग्नोर करूंगा, मैं किसको कंसिडर करूंगा, मेरा इक्विटी को। क्यों? सीधा सी रीज़न यही है कि मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो चलती रहेगी, जैसे ही मेरे पास वो मनी रिलाइज होगी, जैसे पेमेंट आएगा या फिर जैसे ही फ्लो आएगा, तो मैं उस केसेस में उनको डिविडेंड पेमेंट कर दूंगा। अल्टीमेटली अगर डेप्ट होता तो मेरे को डबल बर्डन पड़ता, मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी और इंटरेस्ट का भी। तो वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेप्ट को इग्नोर कर दिया। लोअर डेप्ट फाइनेंसिंग इज बेटर, इसलिए डेप्ट को तो लोअर ही कर दो उस केसेस में। सिमिलरली इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, अगर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस है तो मैं डेप्ट फाइनेंसिंग को प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सिंगल बर्डन मैनेज कर सकता हूँ, सिंगल बर्डन को डील कर सकता हूँ। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। कंट्रोल कंसिडरेशन, इक्विटी शेयर्स की बात करके चल रहे हैं, जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इंक्रीज करोगे उतना कंट्रोलिंग पावर हमारे को मेजर इंटरफेयर करना पड़ेगा लोगों का। इश्यू ऑफ मोर इक्विटी में लीड टू डिलीशन ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। पहले 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था इक्विटी का, ठीक है, हमने बोला पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़, तो इट मीन्स 1 करोड़ शेयर होल्डर का हमारे क्या है, एक इन्वॉल्वमेंट था। जैसे मैंने बोला कि मेरे को 100 करोड़ की नीड हो रहा है, मैंने सेम इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, तो अब कितने, पहले 1 करोड़ शेयर होल्डर थे, अब प्लस 1 करोड़ और इंक्लूड हो गए, 2 करोड़ शेयर होल्डर का मेरे पास क्या है, सीधे सीधे इंटरफेरेंस रहेगा। तो इंटरफेरेंस जो रहेगा उससे मेरा क्या है, बिजनेस इम्पैक्ट डालेगा, मेरी कंट्रोलिंग में इम्पैक्ट आएगा, तो मेरी वर्किंग में भी इम्पैक्ट आएगा। इसलिए
कंट्रोलिंग को भी कंसिडर करना। इस केस में हम क्या डायरेक्ट फाइनेंसिंग को बेटर मानते हैं, नो सच इम्प्लीकेशन, केवल इंटरेस्ट का पेमेंट करो और फ्री। कंपनीज अफेयर्ड टू टेक ओवर बिड वुड बी प्रिफर्ड डेब्ट टू इक्विटी, इसलिए क्या है कंपनीज इक्विटी प्रिपेयर करने में फेयर फील करती है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अभी कैपिटल मार्केट की क्या कंडीशन है, फंड अवेलेबल है ही नहीं है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके चलना। हेल्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट आल्सो इफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड, अगर मार्केट में फंड अवेलेबल है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, फंड अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, अगर स्टॉक मार्केट राइज है अब में मोर पीपल इन्वेस्टमेंट इक्विटी, इसलिए लोग क्या है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट डाउन है, उस केसेस में क्या है इश्यू इक्विटी शेयर डिफिकल्ट फॉर द एनी कंपनी, तो हमारे को वहाँ से फंड रिलीज करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, एक बहुत डिफरेंट वे हो जाएगा। तो ये कौन क्या कंसिडर करनी है हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में कि हमारे को मनी कहाँ से रिलाइज करनी है, उसमें देख के चलना डेब्ट और बोरो फंड की एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हमारे को क्या लेके चलना है। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन लेने के लिए हमारे को फैक्टर कंसिडर किए कि हमारी कॉस्ट क्या आने वाली है, उसके साथ रिस्क क्या है और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, कैश फ्लो कितनी जल्दी फ्री होगा, कितना हमारा पेमेंट लेके चलना है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा बर्डन कितने पड़ने वाला है हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट का, एक कंट्रोलिंग पावर क्या रहेगी और कैपिटल मार्केट की रिसेंटली क्या कंडीशन है। तो ये मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन कंप्लीट हुआ। डिविडेंड डिसीजन कि मेरे को अपन मैंने यहाँ से देख लिया कि मेरे को मनी कहाँ से आएगी और क्या कहाँ यूटिलाइज करनी, ठीक है, बट मेरे जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड पे आउट करते टाइम मेरे को क्या डिसीजन कंसिडर करना है। एक ये देख के चलना, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ये क्या ये पूरा परफॉर्मा देखना, फाइनेंशियल डिसीजन में क्या देगा कि मेरे को कहाँ से डेब्ट आना है और कहाँ से इक्विटी आना है, ठीक है, और साथ में कहाँ मेरे को इन्वेस्टमेंट देखना है, जैसे कैपिटल वेस्टिंग में हो या वर्किंग कैपिटल में। अब यहाँ हमारे लिए कंसिडर क्या करना है, डिविडेंड डिसीजन एक्चुअल में क्या है कि मेरा जो प्रॉफिट वाला पार्टीशन है उसमें से मैंने कितना रिटेन रखा है और कितना डिविडेंड पे आउट किया है, ये बहुत थिंग्स को कंसिडर करना है। अगर मैंने सारा ही डिविडेंड पे आउट कर दिया तो फ्यूचर के लिए क्या रखूंगा, और मैंने अगर टोटल रिटर्निंग रखी तो एक इन्वेस्टमेंट में वही रहेगा कि ये पे आउट नहीं करते तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस नहीं है, तो अल्टीमेटली शेयर्स की मार्केट वैल्यू डाउन जाएगी, क्यों, क्योंकि डिमांड डिक्रीज होगी। तो इसलिए मेरे को डिविडेंड डिसीजन को भी क्या है उतना ही कंसिडर करना पड़ेगा जितना इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पर डिविडेंड वो हो गया हमारा एक जो प्रॉफिट का पार्टीशन है, जो प्रॉफिट का पार्टीशन हमारे पास बच रहा है, तो ये हमारा डिविडेंड डिसीजन। The third important is that every financial manager has to take relates to distribution dividend, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है मेरे को। डिविडेंड्स दैट द डेट पार्टीशन, डिविडेंड क्या एक्चुअल में वो पोर्शन है और प्रॉफिट का विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, जो हमने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो डिविडेंड जो हमने फ्यूचर के लिए रख लिया वो मेरा रिटेन अर्निंग। द डिसीजन इन्वॉल्व हेयर इज हाउ मच ऑफ प्रॉफिट अर्न, मैटर क्या करता है हमारे लिए, हम कितना अर्न किया बाय कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्स इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारे शेयर होल्डर को, और कितना हमने रिटेन कर लिया। प्रॉफिट के टू पार्ट किए, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड। वाइल द डिविडेंड कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट इनकम री इन्वेस्टमेंट एज रिटेन अर्निंग, जब भी हम लोग डिविडेंड देखेंगे तो ये देखना पड़ेगा जो करंट इनकम में से हमने कितना री इन्वेस्ट कर दिया, रिटेन अर्निंग वाला पार्टीशन। इंक्रीज द फर्म फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, अगर हमने सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमारे पास फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, और हमारे को कंसिडर इसलिए क्या कंसिडर करके चलना है, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, इसलिए हमारे को रिटेन अर्निंग प्रॉपर वे में मैनेज करनी है। द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग आल्सो इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म, मेरे को फंड की जरूरत थी, मैंने मार्केट से फंड रेज ना करके फाइनेंसिंग डिसीजन में मार्केट से रेज ना करके मैंने खुद की ही रिटेन अर्निंग को री इन्वेस्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली हमारी क्या है कॉस्ट भी नहीं लगेगी और बहुत सारे जो फ्लो था वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। सिंस द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड टू एक्सटेंट ऑफ री इन्वेस्टेड रिटेन अर्निंग, द डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड शुड बी टेकन कीपिंग इन व्यू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसका अल्टीमेटली मीन यही है कि मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, मैंने बोला मेरा 50 करोड़ का प्रॉफिट अवेलेबल है, मेरे पास टू चांसेस है,
एक तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ या फिर मैं इसको रिटेन अर्निंग यूज़ कर लूँ। रिटेन अर्निंग मैं अगर मेंटेन करता हूँ तो मैं क्या है अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, तो जो मेरी फाइनेंसिंग डिसीजन थी वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई कि मैंने मार्केट से फंड रेज ना करके अपनी ही मनी यूज कर ली। ठीक है, बट डिविडेंड भी कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी बना, एक फियर रहेगा मार्केट में कि यार ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो हमारे मार्केट वैल्यू डाउन जाएगी। तो हमारे को क्या कॉम्बिनेशन लेके चलना है कि हम लोग कैसे क्या मनी को यूटिलाइज करेंगे। इसलिए जब भी एक डिविडेंड डिसीजन लेंगे, डिविडेंड कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए कुछ एक पॉइंट को कंसिडर करके चलेंगे। वो पॉइंट ही मेरे क्या है, फैक्टर्स। हाउ मच ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना हमने रिटेन किया। अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर, सम ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी कौन कौन से फैक्टर है वो कंसिडर करना। अमाउंट ऑफ अर्निंग, हम कब डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जब हमारे पास अर्निंग प्रॉपर वे में हो। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट और पास्ट अर्निंग, करंट अर्निंग से पेड कर सकते हैं, पास्ट में से कर सकते हैं। अर्निंग इज मेजर डिटरमिनेंट डिसीजन अबाउट डिविडेंड, इसलिए डिविडेंड पे आउट करने के लिए मेरे को क्या है, मेरा अर्निंग कंसिडर करनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, एक होता है मेरा कंटिन्यू इनकम हो रही तो मैं कंटिन्यू डिविडेंड पे आउट कर दूंगा, बट इस साल इनकम है बट नेक्स्ट ईयर नहीं है, फिर डाउन अप है फिर डाउन है, उस केसेस में मेरे को क्या है, अगर डिविडेंड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नेक्स्ट ईयर लॉस हो गया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए इनकम की कि कंटिन्यू फ्लो मेरे इनकम का। अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, एक कंपनी हैविंग स्टेबल इनकम इन बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड। हाई डिविडेंड के लिए क्या चाहिए मेरे को, एक कंटिन्यू इनकम चाहिए, स्टेबल इनकम चाहिए। एज अगेंस्ट दिस कंपनी हैविंग अनस्टेबल इनकम, अगर मेरी इनकम अनस्टेबल है तो मैं स्मॉलर डिविडेंड पे आउट करना ठीक रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी हायर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फिर मेरा प्रॉब्लम जनरेट होगी, फिर लोअर पे आना पड़ेगी, मार्केट इमेज डाउन जाती है, तो मैं लोअर ही मेंटेन करूं बट एक स्टेबल डिविडेंड पे आउट करना चाहता हूं। तो उस केसेस में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम को कंसिडर करना पड़ेगा। आपकी बिजनेस में स्टेबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ अर्निंग हो गई, कितना कमाया और कितनी उसकी स्टेबिलिटी है, कितना टाइमली है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, एक होता है कि मैं कितना स्टेबल हूँ हमारे डिविडेंड में पे आउट करने की। मैंने बोला इनकम हो नहीं हो, मेरे को इतना परसेंट या इतने रुपीस तो पर ईयरली पे आउट करना है, मैंने कंपनी की पॉलिसीज बना ली। तो कंपनी की पॉलिसी भी कंसिडर करना, कई बार कंपनी की पॉलिसीज डाउन जाती है तो मार्केट इमेज भी डाउन जाती है। तो कंपनी की पॉलिसीज क्या है वो कंसिडर करना। कंपनी जनरली फॉलो पॉलिसी ऑफ स्टेबिलिटी डिविडेंड पर शेयर, कितना हमारे पे आउट करना है, ये मेरी पॉलिसी है। द इंक्रीज इन डिविडेंड is जनरली मेड व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस, मैं कब इंक्रीज करूंगा डिविडेंड की रेट, जब मेरे को कॉन्फिडेंस हो कि मेरी अर्निंग पोटेंशियल है वो क्या है, अप होने वाली है, नॉट जस्ट अर्निंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है, केवल करंट ईयर नहीं, फ्यूचर ईयर में भी इंक्रीज होगी। इन अदर वर्ड डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड। इस केसेस में क्या है, जो पर शेयर डिविडेंड पे आउट कर वो अल्टर नहीं होनी चाहिए इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल और सीन टू बी टेम्परेरी इन नेचर। बट मैंने ये भी फिक्स कर रखा है, जैसे इनकम नहीं होगी तो उस केस में पे आउट करूंगा, तो वो मेरी क्या थी पॉलिसी। तो एक जो हमने पॉलिसी मेंटेन की है, स्टेबिलिटी मेंटेन की है, उसको भी कंसिडर करके चलना। तो उस केसेस में हायर जब भी हायर रेट पे लेके जाओ तो देख लेना कि इनकम है या नहीं। तो यहाँ पर मेरी खुद की पॉलिसी मेरे को कंसिडर करनी है। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मेरे पास अगर मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और मेरे को फंड की नीड है तो मैं डिविडेंड का डिसीजन नहीं लूँगा। क्यों, उसको मैं एज इट इज़ रिटेन अर्निंग में यूज़ करूँगा और उसका बेनिफिट लूँगा। अगर मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो मैं यूज़ करूँगा, बट मेरे को लगता है अभी चांसेस नहीं है तो उस केसेस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी है मेरे पास अभी मार्केट में, रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग, सो हिज फाइनेंस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, जो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग को क्या है, जिससे मैं री इन्वेस्ट करूँ, जिससे हमारे को हायर इनकम हो। द डिविडेंड इज ग्रोथ कंपनीज इज देयरफॉर स्मॉलर देन दैट इज नॉन ग्रोथ कंपनीज। तो इस केसेस में जो डिविडेंड है वहाँ लोअर कब होता है, जहाँ जो ग्रोथ फैक्टर है, जहाँ पर ग्रोथ के चांसेस हायर होते हैं। ठीक है, लेकिन लगता है कि मेरे ग्रोथ के चांसेस लोअर है, स्मॉलर है, तो वहाँ मैं डिविडेंड पे आउट कर सकता हूँ। तो एक जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी क्या है मैटर करती है हमारे डिविडेंड डिसीजन में। कैश फ्लो, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट मेरे पास कैश फ्लो नहीं है,
तो एक मार्केट इमेज खराब होगी। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में कितना फ्लो अवेलेबल है, कितना कैश अवेलेबल है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश, कितना अवेलेबल है हमारे पास कैश। एक कंपनी में बी अर्निंग प्रॉफिट, हो सकता है कंपनी अच्छा खासा अर्न कर रही हो बट शॉर्ट ऑन कैश, बस कैश अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल इनफ कैश, कैश हमारी इनफ चाहिए। इन नेसेसरी फॉर डिक्लेरेशन डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले चेक कर लेना कि हमारे पास कितना डिविडेंड अवेलेबल, कितना कैश अवेलेबल है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। अल्टीमेटली जो डिविडेंड है वो कहाँ डिक्लेयर होता है, हमारे जनरल मीटिंग में बाय शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर ने डिनाई कर दिया डिक्लेरेशन के लिए तो हमारे को उसको डिक्लेयर नहीं करना। तो शेयर होल्डर की क्या प्रेफरेंसेस है, वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है या फिर रिटेन अर्निंग रखवाना चाहता है, वो कंसिडर करना है। बाय डिक्लेयर डिविडेंड, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करो मैनेजमेंट मस्ट कीप इन माइंड प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर रिगार्ड, हमारे शेयर होल्डर की क्या एक अपॉर्चुनिटी है, क्या बोल के चल रहा है। इफ द शेयर होल्डर इन जनरल डिजायर एट लीस्ट सर्टेन अमाउंट इज पेड एज डिविडेंड, अगर उसको लगता है कि सर्टेन अमाउंट ही पेड हो तो हमारे सर्टेन अमाउंट पेड करना, तक हमें लाइकली टू डिक्लेयर द सेम, उसी के सेम करना। ऑलवेज सम शेयर होल्डर हु डिपेंड अपॉन ए रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, बट कुछ एक शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, तो उस केसेस में हमारे को उनको भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो जो शेयर होल्डर के प्रेफरेंसेस है, शेयर होल्डर की मेंटेलिटी है, वो भी मेरे को कंसीडर करनी पड़ेगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। जो डिविडेंड है वो क्या है, एक शेयर होल्डर के लिए इनकम है, बट शेयर होल्डर के लिए इनकम है लेकिन उसको टैक्स पे करना है, बट लेकिन जो टैक्स लगने वाला है वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा, शेयर होल्डर हैंड्स में वो क्या है, फ्री है। तो यहाँ पर जो टैक्स का बर्डन आएगा वो भी कंसिडर कर लेना। द चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, सो एक्सटेंड अफेक्टेड डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, ठीक है, दोनों चीज़ें। इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, अगर डिविडेंड लगता है मेरे को हायर है, टैक्स से हायर है, उस केसेस में क्या है, लेस डिविडेंड पे आउट करूंगा एज कम्पेयर टू हायर डिविडेंड। कब पे आउट करूंगा, जब टैक्स रेट क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है। दो द डिविडेंड आर फ्री ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अल्टीमेटली जो शेयर्स होल्डर है उसके हाथ में क्या है, टैक्स फ्री रहने वाला है, और कंपनी को ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नाम से इसका पेमेंट करना है, टैक्स का पेमेंट इसको करना है। कंपनी दस अंडर द प्रेजेंट टैक्स पॉलिसी शेयर होल्डर आर लाइकली टू प्रेफर हाईली डिविडेंड, तो हमारे को जैसी टैक्स पॉलिसी होगी उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को कितना डिविडेंड का पे टैक्स पे आउट करना पड़ेगा वो कंसिडर करना है। जैसे मैंने बोला 100 करोड़ का मेरे को एक डिविडेंड पे आउट करना है, सिंपल सा है। मेरे को लगता है अगर 3% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स है तो मेरा 3 करोड़ तो टैक्स का चल जाएगा, तो मैं एक कम चांसेस दूंगा, बट लगता है कि ठीक है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स ओनली 1% है, मतलब ठीक है फिर तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पेमेंट करना है टैक्स का। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अभी स्टॉक मार्केट में मेरे डिक्लेरेशन से कितना इम्पैक्ट आया है। अगर स्टॉक मार्केट्स में मेरे डिक्लेरेशन में इम्पैक्ट आया तो मैं डिक्लेयर करूंगा, सीधी सी बात है। अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो मार्केट में उसके प्राइजेस ऑटोमेटिकली हायर होंगे। इन्वेस्टर इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड ए गुड न्यूज़, एक डिविडेंड डिक्लेयर करना एक गुड न्यूज़ है, एंड स्टॉक प्राइजेज रिएक्ट पॉजिटिवली, और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइजेज जो होंगे हमारे शेयर मार्केट में जो प्राइजेज होंगे अप जाएंगे। एक डिक्रीज इन डिविडेंड डिक्रीज करते हैं हम लोग, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और हमारे शेयर प्राइजेज भी डाउन जाएंगे। दस अ पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन डिविडेंड पॉलिसी ऑन इक्विटी शेयर्स प्राइस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडर बाय मैनेजमेंट, इसलिए हमारे को क्या है, स्टॉक मार्केट को कंसिडर करने के लिए भी एक डिविडेंड को कंसिडर करना पड़ेगा। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, हमारे कैपिटल मार्केट में कितनी पकड़ है, लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनी और बड़ी कंपनी है जनरली हैव इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, हम इजी वे में फंड रेज कर सकते हैं। डिपेंड लेस ऑन रिटर्न अर्निंग, इसलिए वो रिटर्न अर्निंग रखते ही नहीं है, हैंस ग्रोथ। बट जहां हमारे को कंपनी टेंड टू पे हायर डिविडेंड देन द स्मॉलर कंपनीज विच हैव रिलेटिवली लो एक्सेस टू मार्केट। अगर मेरे को लगता है मेरी
कैपिटल मार्केट में अच्छी पकड़ है मेरी तो इस केसेस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि मेरे इजी वे में फंड मिल जाएगा। स्मॉल कंपनी है, इजी वे में फंड नहीं मिलने वाला, तो मैं क्या रखूंगा वहां पर, रिटेन अर्निंग रखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इजी वे में डिविडेंड, इजी वे में लोन नहीं मिलना। तो ये हमारी कैपिटल मार्केट में एक्सेस भी हमारे डिविडेंड को इम्पैक्ट डालती है। लीगल कॉन्स्टेंट, कई बार हो सकता है मैंने किसी बैंक से लोन ले रखा है, लोन लेते टाइम कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि साहब आप इतना ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये वो, तो वो लीगल कॉन्स्टेंट हो गए। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सॉरी वो कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट में आ गया। लीगल कॉन्स्टेंट कंपनीज एक्ट कई बार हमारे को बाइंड करता है। प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ पे आउट एज डिविडेंड, सच प्रोविजन मस्ट बी अदर टू वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड। जो लीगल प्रोविजंस है कंपनी से रिलेटेड वगैरह वो आ गए। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, जो बैंक वाला एग्जांपल मैंने लिया कि मैंने बैंक से लोन ले रखा है तो उसने कोई रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है, वो सारा इसके अंदर आ गया। वाइल ग्रांटिंग लोन टू ए कंपनी, जब भी लोन मिलता है, समटाइम लैंडर में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन पेमेंट और डिविडेंड, तो वो कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। उस केसेस में मेरी जो भी उनके साथ एग्रीमेंट की कंडीशन थी उसको कंसिडर करके चलना है। तो ये मेरा क्या हुआ, डिविडेंड डिसीजन कंप्लीट हुआ, जहां पर मेरे को डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको कंसिडर करना है कि मैं कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूं, कितना रिटेन अर्निंग मेंटेन करूं, जो मेरा प्रॉफिट का पार्टीशन है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम कुछ एक पॉइंट्स को कंसिडर करना, जिसमें सबसे फर्स्ट था कितनी अर्निंग है, स्टेबिलिटी कितनी है, और मेरी क्या पॉलिसीज है। फोर्थ है मेरा अपॉर्चुनिटी अगर हाई आ रहा है तो मैं डिविडेंड क्या लोअर रखूंगा, अपॉर्चुनिटी लोअर है तो डिविडेंड हाई रखूंगा। कैश फ्लो कितना है हाथ में, शेयर होल्डर क्या क्या मैटर लेके चलते हैं, मेरी टैक्स पॉलिसी क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या रिएक्शन है, कितने चांसेस है, कैपिटल मार्केट में कितनी हमारी पकड़ है, ठीक है। लीगल कॉन्स्टेंट क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टेंट क्या हो सकते हैं। ये मेरा क्या है, डिविडेंड डिसीजन के साथ मेरा फाइनेंशियल डिसीजन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सीधे सीधे क्या कंसिडर किया कि जो चीफ फाइनेंशियल की मनी कहाँ से आ सकती है, हम लोग कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उनको कहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे, और कैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है, ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर करी। नेक्स्ट हमारा आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।